यह है पीरियोडिक टेबल की कहानी। प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने की कहानी। अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया दोस्तों, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेक्शन आप एक बार में कवर कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे दुनिया का फॉर्मेशन हुआ कैसे है? अगर आप इसके फॉर्मेशन के बारे में कभी सोचेंगे तो आपको फंडामेंटल तौर पे मिलने वाला है वो 118 बेसिक एलिमेंट्स जो हमारे इस नेचर में हर जगह और हर केस में एग्जिस्ट करते हैं। पूरा का पूरा यूनिवर्स, हमारी धरती, हम, आप और यूनिवर्स में जितने भी तारे, सितारे, जो भी चीज आप देख सकते हैं, उन सब के फॉर्मेशन के पीछे इन्हीं 118 एलिमेंट्स का मूलभूत योगदान है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि इन 118 एलिमेंट्स को आखिर व्यवस्थित कैसे किया गया है, आखिर उसके पीछे का सीक्रेट क्या है कि इन एलिमेंट्स को इतने तरीके से अरेंज किया गया है कि जब हम लोग जिस तरह के एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं, एक टेबल की तरफ देखते हैं और वो टेबल हमें लगभग उन एलिमेंट्स के सारे प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिसके बारे में भी आप जानते हैं, ये टेबल उन सब के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। आज हम लोग एक ऐसे ही यात्रा पे निकलेंगे जो एक तरह से अगर आप देखिएगा तो साइंटिस्ट के हिसाब से एक स्वप्न की तरह लगता है। यह है पीरियोडिक टेबल की कहानी। प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने की कहानी। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में उस समय तक 50 एलिमेंट खोजे जा चुके थे। साइंटिस्ट परेशान थे कि आखिर इन एलिमेंट्स को कैसे एक निश्चित क्रम में एक सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए। 1829 में जर्मन में डोवेनायर करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक पैटर्न देखा। उन्होंने देखा कि अगर हम तीन के एलिमेंट्स को एक समूह में रखते हैं जिनका बहुत सारा प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलता है, उनको उन्होंने ट्राइड्स के नाम से जाना। उदाहरण के लिए आप समझिए कि अगर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को आप लेते हैं तो इनको एक ट्राइड माना गया। इनके सारे के सारे प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इनका लगभग सिमिलर उस समय देखा गया। और सबसे हैरानी या चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीन एलिमेंट जिसमें आपको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बताया गया, इसमें जो बीच का एलिमेंट सोडियम है उसका बाकी दोनों एटम के जो औसत भार आता है, एटॉमिक वेट होता है, उसका जो एवरेज है उसके बराबर आता है। मतलब इन एलिमेंट्स के गुण और उनके भार के बीच में कोई ना कोई संबंध था, लेकिन यह व्यवस्था सभी एलिमेंट्स पे लागू नहीं हो रही थी। फिर 1864 में इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड, उन्होंने कुछ प्रयास किया। उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। उन्होंने पाया कि जब हम लोग एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी शो करता है। जैसे हमारे संगीत के सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी का मतलब उसके बाद फिर से सा आ जाता है। तो 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट था उसका प्रॉपर्टी सेम आ रहा था। उन्होंने इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि इसे एक दुर्भाग्य की तरह बाकी साइंटिस्टों ने हंसी और मजाक में उड़ा दिया। उन लोगों को लगा कि क्या अब हम एलिमेंट्स का नाम इस तरह सारे गामा संगीत की तरह देखकर और समझकर बोलेंगे। प्रॉब्लम यह नहीं थी, प्रॉब्लम इससे आगे थी। एक्चुअली न्यूलैंड एक सही दिशा में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च को अब आगे नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि बाकी सब साइंटिस्ट का उनको सहयोग नहीं मिल रहा। अब हमारे पास आए जो सबसे बड़ी सफलता उस समय के लिए मानी जा रही थी। 1869 रूस के साइंटिस्ट यंग प्रोफेसर दिमित्री मेंडलीव, वो इस पहेली को सुलझाने के लिए दिन रात एक करके पूरी तरह से
इसके लिए लगे हुए थे कि वो कैसे इन सारे एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस वाइज एक बढ़िया टेबल में अरेंज कर पाए। वो इन एलिमेंट्स के नाम कार्डों पर लिखकर उन्हें सॉलिटेयर कार्ड गेम की तरह अरेंज कर रहे थे। लगातार काम करने की वजह से वो थक गए और थक कर वहीं सो गए। और फिर हुआ एक चमत्कार। सोते सोते मेंडलीफ के सपने में, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स वो खेलते हुए टेबल के ऊपर कार्ड के फॉर्म में रखे थे, उन्होंने सपने में देखा कि वो सारे कार्ड एक परफेक्ट अरेंजमेंट में अरेंज हो गए हैं। उन्होंने तुरंत आंख खोली और उस अरेंजमेंट को जो वो सपने में देख रहे थे उसे एक टेबल पे उतार लिया। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये था सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का जन्म। मेंडलीफ का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने उस समय के सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया और लगभग आपके सारे एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी शोइंग एलिमेंट एक तरह के वर्टिकल कॉलम्स में मिल रहे थे, जिन्हें उन्होंने ग्रुप के नाम से जाना। लेकिन इससे आगे बढ़िएगा तो मेंडलीफ ने एक बहुत ही साहसपूर्वक कुछ भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ रखे थे और उन खाली जगहों पे जो वो एलिमेंट मिलने वाला था उनकी पहले से भविष्यवाणी भी कर रखी थी। उन एलिमेंट्स को उन्होंने नाम दिया था एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन, इस तरह का कुछ नाम दिया और एज वेल एज उनके प्रॉपर्टीज को भी पहले से है ना आइडेंटिफाई करके रखा था। फिर जैसे नेचर हर किसी की परीक्षा लेता, फिर एक समय आया जब इनके इसी भविष्यवाणी की परीक्षा होने वाली थी। 1875 में फ्रांस में गैलियम नाम का एक एलिमेंट खोजा गया। जैसे ही मेंडलीफ ने इसके बारे में सुना, जैसे कुंभ के मेले में किसी के बिछड़ने से जब वापस कोई उसको मिलता है तो कैसे वो चिल्ला उठता है, बिल्कुल उसी तरह मेंडलीफ चिल्ला उठे, ये तो मेरा एक्का एल्यूमिनियम है। वो गैलियम को अपना एक्का एल्यूमिनियम बता रहे थे और वो 100% सही थे, क्योंकि गैलियम के सारे प्रॉपर्टी उनके बताए गए एक्का एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा था। इसके बाद 1879 में स्कैंडियम, जो एक्चुअली मेंडलीफ का एक्का बोरॉन के प्रॉपर्टी से मिलता जुलता था, वो खोजा गया। 1886 में जर्मेनियम, जो एक्का सिलिकॉन था, उसका खोज हुआ और हर बार देखा गया कि मेंडलीफ की भविष्यवाणी लगभग सही साबित हुई है। यह साइंस की दुनिया में एक अद्भुत जीत थी। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल ने दुनिया को यह दिखा दिया था कि प्रकृति के नियमों को समझा जा सकता है। मेंडलीफ के टेबल में एक समस्या बस ये थी कि कुछ एलिमेंट्स का जो सीक्वेंस है वो उनके एटॉमिक वेट के अनुसार सही नहीं बैठ रहा था, जैसे आयोडीन और टेल्यूरियम। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ब्रिटिश के वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने 1913 में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम लोग मोसलेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उन्होंने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को एलिमेंट्स के क्रिस्टल के ऊपर गिराया। जब ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से टकरा के इधर उधर बिखर रहे थे तो उससे एक्सरे पैदा हुआ। उस एक्सरे के फ्रीक्वेंसी को जब मोसले ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि एटम के जो प्रॉपर्टी हैं वो एक्चुअली उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं, ना कि एटॉमिक मास पे। यहीं पे हमारे सामने जन्म होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिक लॉ का, जिसको हम लोग पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ कहते हैं। और इस लॉ के हिसाब से मोसले ने बताया कि जो भी एलिमेंट्स हमारे इस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका जितना भी प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर का, ना कि मास नंबर का। यह पहली बार हमारे हिस्ट्री में हुआ था कि किसी साइंटिस्ट ने एटॉमिक नंबर को बेस बना के एलिमेंट्स को अरेंज करना या उनके प्रॉपर्टी को समझाना समझना स्टार्ट किया था। मोसले के इस खोज के बाद आयोडीन और टेल्यूरियम का जो सीक्वेंस था वो भी हमारे टेबल में सही हो गया।
अब उन्होंने ये देखा और उन्होंने पूरे संसार को बताया कि एटम का जितना भी प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। अभी तक जितने साइंटिस्ट थे उनके पहले वो सब थोड़ा गलत ट्रैक पे थे, इसलिए कुछ एलिमेंट्स उन पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस को फॉलो करते थे और कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद एक बार जब मोस्ले ने अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया तो उसके बाद साइंस में जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए वो सब अभी तक उस सीक्वेंस और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि मोस्ले प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए, मगर उनकी यह खोज अगर नहीं हुई होती तो शायद आज भी हम लोग है ना काफी पीछे, साइंस में काफी पीछे रहते। अब आइए हम लोग समझते हैं उस महान टेबल की संरचना को जिसको आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल 7 पीरियड्स होते हैं और इस तरह से वर्टिकल आप जाएंगे तो वर्टिकल 18 कॉलम्स होते हैं। 18 कॉलम्स के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करना होता है, उनको ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको हम लोग पीरियड्स के नाम से जानते हैं। जितने भी एलिमेंट्स आप अरेंज करते हैं उसमें जो हमारा पहला ग्रुप है, पहला पीरियड है, उसके अंदर 2 एलिमेंट आता है और इसी तरह से अगले के अंदर 8 और उसके बाद फिर 18 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। अगर आप डिटेल ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं ये प्रयास करता हूं कि उसको जितना हो सके छोटे तौर पे आपके सामने रखा जाए। देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को इस हॉरिजॉन्टल 7 पीरियड्स और वर्टिकल 18 ग्रुप्स के अंदर अरेंज करके रखा गया है। और अगर आप पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो इसमें कुल मिला के 118 एलिमेंट्स एकदम सही जगह पे रखे हुए हैं। हाँ, आज भी हाइड्रोजन का और हीलियम के पोजीशन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बचा हुआ है और देखते हैं सामने से, हो सकता है आप में से ही कोई भविष्य में जाके इनके पोजीशन को भी सही फिक्स कर पाए। अदरवाइज हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लगभग 99% तक एक्यूरेट आंसर दे रहा है और ये सब मोस्ले का धन्यवाद है। आप अगर इस पूरे पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो कुल मिला के 4 तरह के ब्लॉक्स होते हैं, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एलिमेंट्स को ब्लॉक्स के साथ साथ पीरियड और ग्रुप्स, इसमें भी है ना स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री को समझना है। इसका मतलब है कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझना ही है। जनरली आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेटल्स मिलेंगे और जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाएंगे नॉन मेटालिक नेचर बढ़ते जाएगा या नॉन मेटल्स मिलेंगे। आप जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक नेचर बढ़ता है, लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता है। बात फिर से समझिएगा, ऊपर से नीचे आइएगा तो मेटालिक नेचर बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट की तरफ जाइएगा तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल्स कहां है, तो ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम में वहां सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल्स है, और अगर आप राइट हैंड साइड के टॉप में जाइएगा तो वहां सबसे ज्यादा नॉन मेटल्स है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जिससे एलिमेंट्स के नेचर को आप समझ सकते हैं। जैसे अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो एटम का साइज घटता है, लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। इसके पीछे का रीजन भी है। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन सेम सेल में होता है और प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचता है जिससे साइज घट जाता है। लेकिन जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन नए सेल में होता है, इस वजह से साइज बड़ा होने लगता है। दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल केवल कुछ ही प्रॉपर्टी के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में नहीं बताता, ये लगभग एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टी को बहुत एक्यूरेटली और सिस्टमैटिक वे से समझाता है। आप अगर साइज, मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक नेचर और इन पे बेस्ट और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी देखेंगे, वो सब का इंफॉर्मेशन आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। जैसे एक और अच्छा क्वांटिटी आता है जिसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सीधा मतलब होता है कि किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालना चाहते हैं
तो आप कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दीजिएगा कि एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आप अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा तो साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घटता है। लेकिन अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाइएगा तो साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, और अगर मुश्किल है तो आपको ज्यादा एनर्जी पे करना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगला बेस्ट क्वांटिटी है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचना। एक तरह से सोचिए कि कोई ईर्ष्यालु पर्सन है, आप है ना किसी के साथ शेयरिंग किए कि चलो आज है ना 50 रुपए का चाउमीन खाते हैं, और एक प्लेट चाउमीन लेके 2 चम्मच एक आप और एक आपका फ्रेंड, लेकिन आपका फ्रेंड है ना अपनी तरफ ज्यादा चाउमीन खींच रहा है। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु एलिमेंट हमारे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है। वो इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज करता है, और लेफ्ट से राइट अगर आप किसी पीरियड में जाएंगे तो इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है। मेटल्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और फ्लोरीन जैसा नॉन मेटल्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज को देख पाते हैं। खास तौर पे जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो आप नीचे के दो पर्टिकुलर रोज को अलग से देखते हैं। वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेन बॉडी में जगह मिल गया, लेकिन 14 एलिमेंट का 2 सीक्वेंस जिसको लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बोला गया, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल के रखा गया। क्यों? क्योंकि अगर वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड करके बनाए जाते हैं तो जो एलिमेंट्स का एक सीक्वेंस तैयार हो रहा था उनके प्रॉपर्टी का, वो डिस्टर्ब हो जा रहा था। इस वजह से एफ ब्लॉक के नाम पर 2 पर्टिकुलर 14 एलिमेंट के सीरीज को हमारे मेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बॉडी से बाहर निकाला गया। नाम दिया गया लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। इनके अलावा हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट हैंड साइड में जो 18th ग्रुप है वो पूरा का पूरा हमारे नोबेल गैसेस ने ऑक्यूपाई करके रखा है। उनके नाम में ही नोबेल है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन में ज्यादा हिस्सा नहीं लेती। ऊपर वाला एलिमेंट जिसमें हीलियम, नियॉन और आर्गन आता है जनरली रिएक्शन में हिस्सा लेता ही नहीं है, लेकिन जो क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन है कुछ स्पेशल केस में रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। इस पूरे डिस्कशन में आप अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ना चाहते हैं तो जितना हो सके मन की गहराई से उसको पढ़ने का प्रयास करें। अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया दोस्तों, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेक्शन आप एक बार में कवर कर लेंगे। जब जब आप केमिस्ट्री में कोई भी चीज पढ़ते हैं आपको उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कोई ना कोई अंश उसमें जरूर रहता है। अब यहां देखने वाली बात है कि आखिर इस टेबल का इतना इंपॉर्टेंस होने के बावजूद शायद हो सकता है लोअर क्लास में इन टेबल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता। अब यहां से थोड़ा आगे निकलिए। क्या हमारे पास कुछ स्पेशल केस हैं जो हमारे इस पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने में मदद करते हैं? बिल्कुल। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किसी सर्टेन सीक्वेंस में अरेंज करेंगे ना, तो वो हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस के फॉर्म में बन जाते हैं, जिससे आपको बहुत सुंदर तरीके से उन्हें याद करने में बनता है। अगर आप लगातार लिख के प्रैक्टिस करें, अगर आप कुछ ब्लॉक्स को पहले पकड़े और उसको याद करें, एक एक करके आप समय दीजिए। आप अगर 8, 9, 10 में हैं, आप 11 में हैं, आप 12 में हैं, बिना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आप साइंस में आगे नहीं बढ़ सकते, सो आपको इस पे समय देना ही चाहिए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो का अंत करते हैं। आपने क्या देखा? आपने देखा कि कैसे पूरा नेचर, जिस समय तक हम लोग उन एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पा रहे थे, हम नेचर के रूल को समझ नहीं पा रहे थे। एक बार नेचर के रूल को समझने के बाद हम लोग ने 118 एलिमेंट्स को इतने सही तरीके से व्यवस्थित कर लिया है कि सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बता सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये हमें क्या बताती है कि हमारे
आसपास का जो प्रकृति है वो कितना व्यवस्थित है और कितनी सुंदर है। मेंडलीव के सपने में ही हमें वो नक्शा दिया जो आज भी नए एलिमेंट्स की खोज में, नए सामग्रियों या यूं कहिए कि सब्सटेंस के निर्माण का आधार है। अगली बार जब आप अपने फोन का इस्तेमाल करें, कार में सफर करें या सांस लें, तो याद रखिएगा कि इन सब के पीछे इसी महान पीरियोडिक टेबल का ज्ञान कुछ ना कुछ हिस्से में काम जरूर कर रहा है। ये हमारे यूनिवर्स के निर्माण में, ये हमारे ग्रहों के निर्माण में, ये हमारे पूरे बिग बैंग से लेके आज तक के जिंदगी के हर एक क्षण में इन्हीं एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ योगदान रहा है। और शायद आप में से भी कोई भविष्य में अगर मेंडलीव की तरह कुछ अच्छा करे, कुछ नए चीजों को सपने में देखे, तो शायद ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आगे और अपग्रेड हो सकता है और कुछ नए एलिमेंट्स को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। जितना हो सके वैसे विद्यार्थियों को जो इस तरह के केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से है ना दूर भागते हैं और उनको है ना केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा नहीं लगता, आप जरूर इसका शेयर उनके साथ करें ताकि वो भी है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जान सके, केमिस्ट्री के उस आत्मा को समझ सके जिसके ऊपर पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है। धन्यवाद दोस्तों।